हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एस एन भदौरिया बायोलॉजी फैकल्टी आप सबका फिर से एक बार द साइंस मैजिक चैनल में, आपके अपने चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। कल हम बात कर चुके थे गुरु बीजाणु धानी की संरचना और गुरु बीजाणु धानी की संरचना। साथ ही हमने बात की थी मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। So, dear students, today we will discuss about structure and development of female gametophyte, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं उसका परिवर्धन। अब बात आती है, जैसे हमने बात की नर युग्मकोद्भिद, वैसे ही हम आज बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद, यानी पुष्पीय पादपों में, आवर्त बीजी पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन वाला अपना जब चैप्टर चल रहा है उसके अंदर नर युग्मकोद्भिद के साथ ही हम बात करेंगे आज मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका मानी गई है, इसकी जो प्रथम कोशिका मानी गई है, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका, वो मानी गई है गुरु बीजाणु। क्या माना गया है? गुरु बीजाणु। इसकी जो प्रथम कोशिका है गुरु बीजाणु कोशिका होती है। साथ ही इस प्रथम कोशिका में, यानी मादा युग्मकोद्भिद की बात करें तो मादा युग्मकोद्भिद वास्तव में होता क्या है? तो मादा युग्मकोद्भिद जिसको माना गया है, मादा युग्मकोद्भिद जिसको माना जाता है वो होता है भ्रूणकोश। क्या होता है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, इसको ऐसे भी लिख देते हैं भ्रूणकोश। इट मीन्स एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। आज हम जो बात करेंगे, मैं जिस टॉपिक के बारे में, वो हम भ्रूणकोश को रेफर करके ही बात करेंगे कि एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश क्या होता है। और एम्ब्रियो सैक या जो भ्रूणकोश होता है, इसको ही हम क्या मानते हैं? मादा युग्मकोद्भिद मानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश क्या चीज है, इसको जानने से पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, और जो मतलब प्रारूपिक जो डायग्राम माना गया है वो देख लेते हैं। देखो, एम्ब्रियो सैक या जो भ्रूणकोश है, ये सामान्यतः एक अंडाकार संरचना होती है। अंडाकार और बहुकोशिकीय संरचना होती है। अंडाकार बहुकोशिकीय क्यों माना गया इसको? इसमें कोशिकाओं की संख्या एक से ज्यादा होती है, तो इसको हम बोले कि ये अंडाकार बहुकोशिकीय संरचना होती है, मानी गई है इसको। ठीक है। इसमें इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इसमें 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 सेल्स हैं, एंड न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी जो मिड वाली सेल है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, इसलिए हम इसको क्या कहें भाई? 2 केंद्रक है इसके अंदर, तो 2 केंद्रक ये हो गए, 3 और 3 6, 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय संरचना मानी गई है। और ऐसा भ्रूणकोश जिसमें 7 कोशिका तथा 8 केंद्रक होते हैं, ठीक है, यानी भ्रूणकोश जो है होता है, भ्रूणकोश वो 7 कोशिकीय व 8 केंद्रक युक्त होता है। 8 केंद्रक युक्त होता है। इस 7 कोशिकीय व 8 केंद्रक युक्त जो भ्रूणकोश माना गया है, इस भ्रूणकोश को ही मानते हैं पॉलीगोनम भ्रूणकोश। क्या मानते हैं डियर स्टूडेंट्स? पॉलीगोनम भ्रूणकोश माना जाता है। पॉलीगोनम भ्रूणकोश। ये ध्यान रखना है कि भ्रूणकोश निषेचन से पहले 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक युक्त होता है, और इस भ्रूणकोश को क्या मानते हैं? पॉलीगोनम भ्रूणकोश। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर हम बात करें निषेचन के बाद, तो निषेचन के बाद ये 7 कोशिकीय यानी 7 सेल्स एंड 7 न्यूक्लियस वाली स्ट्रक्चर हो जाती है। इसमें 7 कोशिका तथा
सात ही केंद्रक पाए जाते हैं उसके बाद में। नेक्स्ट देखो, ये अंडाकार संरचना मानी गई है। भ्रूणकोश जो होता है बहुकोशिकीय की संरचना है। इसकी जो भित्ति होती है, भ्रूणकोश की जो भित्ति होती है, इस एम्ब्रियो सेक या भ्रूणकोश की भित्ति, भ्रूणकोश की भित्ति ये किसकी बनी होती है, ये ध्यान रखना है आपको। भ्रूणकोश की भित्ति बनी होती है पैक्टिन तथा सेलुलोज की, पैक्टिन व सेलुलोज की बनी होती है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि भ्रूणकोश की भित्ति बनी होती है पैक्टिन तथा सेलुलोज की बनी होती है भ्रूणकोश की भित्ति। मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका किसको माना गया है, गुरु बीजाणु को माना गया है। और मादा युग्मकोद्भिद किसको माना गया है, तो भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सेक को माना गया है। एम्ब्रियो सेक कैसी स्ट्रक्चर होती है, एक अंडाकार संरचना होती है बहुकोशिकीय। इस अंडाकार संरचना को भ्रूणकोश ही मानते हैं। इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक हैं। पॉलीगोनम भ्रूणकोश इसी को कहते हैं। निषेचन के बाद में इसमें 7 कोशिकाएं तथा 7 ही केंद्रक शेष रहते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें कि जो अपने भ्रूणकोश जो होता है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, तो इसके अंदर देखो 3 पार्ट दिखाए गए हैं। इसके अंदर पहला ये जो पूरा पार्ट है इसको माना गया है अंड उपकरण, अंड समुच्चय, समुच्चय या इसको बोलते हैं अंड उपकरण, अंड उपकरण यानी एग एपेरेटस, एग एपेरेटस इसको मानते हैं। इसमें जो मिड वाली सेल होती है इसको माना गया है ध्रुवीय कोशिका। क्या माना गया है इसको, ध्रुवीय कोशिका माना गया है, पोलर सेल, पोलर सेल, ठीक है। इसमें ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो 3 कोशिकाएं होती हैं, इन 3 कोशिकाओं को क्या मानते हैं, इन 3 कोशिकाओं को माना गया है प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक है। अंग्रेजी में देखें तो एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स ये मानते हैं। ये 3 प्रमुख संरचनाएं होती हैं एक एम्ब्रियो सेक में। नीचे वाले जो 3 कोशिकाओं का समूह है इसको एग एपेरेटस, मध्य भाग में जो एक बड़ी कोशिका मानी गई है इसको पोलर सेल, और जो निभाग वाले चेलेजा वाले एंड की तरफ होता है उसको एंटीपोडल सेल मानते हैं। ये 3 होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें एग एपेरेटस, तो एग एपेरेटस किस प्रकार की संरचना है, तो एग एपेरेटस देखते हैं नंबर 1। सबसे पहले हम बात करते हैं एग एपेरेटस, अंड उपकरण। देखो एग एपेरेटस वाला जो पार्ट माना गया है, अंड उपकरण वाला जो पार्ट माना गया है इसका, ये माना गया है किस तरफ, ये बीजांड में ओव्यूल के अंदर, बीजांड में माइक्रोपाइल की तरफ होता है। सबसे पहली बात तो ये माइक्रोपाइल की तरफ होता है, सबसे पहली बात तो ये। इसमें ये 3 कोशिकाओं का समूह माना गया है, 3 कोशिकाओं का समूह माना गया है। इसमें एक जो बड़ी कोशिका है, एक बड़ी कोशिका, एक बड़ी कोशिका, उसको माना गया है अंड कोशिका, एग सेल। क्या माना गया उसको, एग सेल या अंड कोशिका माना गया है, ठीक है। बड़ी वाली जो लार्ज सेल होती है इस एग एपेरेटस में, ठीक है। जो मिड में जो लार्ज सेल आपको दिखाई दे रही है वो क्या है, इसकी एग सेल है, ठीक है। इस एग सेल की जो भित्ति है वो माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है। माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ क्या होती है इसकी भित्ति, इसकी भित्ति माइक्रोपाइल वाले एंड की तरफ थोड़ी मोटी होती है इस प्रकार से, ठीक है। साथ ही इसकी जो चेलेजा की तरफ जो भित्ति मानी गई है वो कैसी मानी गई है, पतली मानी गई है, ठीक है। अब बात करें अपन इसमें एंड कोशिका के साथ में जो इस 3 कोशिकाओं के समूह के अंदर जो 2 छोटी कोशिकाएं होती हैं, 2 छोटी कोशिकाएं, ठीक है। ये 2 छोटी कोशिकाएं कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स कहलाती हैं। और इन सिनर्जिड्स की अगर हम बात करें और भी, तो इन सिनर्जिड्स के नीचे की तरफ तंतु रूप
रूप या हुक जैसी स्ट्रक्चर होती है, तंतु या हुक जैसी स्ट्रक्चर होती है इन सिनर्जिड्स के नीचे की तरफ, और उस तंतु रूप या हुक जैसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है फिलीफोरम एपेरेटस। फिलीफोरम एपेरेटस बोला जाता है, तंतु रूप समुच्चय बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? तंतु रूप समुच्चय बोलते हैं, तंतु रूप समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो अंड उपकरण में 3 कोशिकाएं बताई आपको। एक मध्य में जो बड़ी कोशिका है इसको एग सेल, इस एग सेल की जो माइक्रोपाइल की तरफ जो भित्ति होती है उसको क्या मोटी होती है भित्ति थोड़ी, और इसके ऊपर वाली जो भित्ति होती है थोड़ी पतली होती है। साथ ही जो साइड में या पार्श्व में जो लेटरल साइड के अंदर जो छोटी कोशिकाएं होती है, 2 छोटी कोशिकाएं, उनको सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं माना गया है। इन सहायक कोशिकाओं के जो नीचे की तरफ हुक या तंतुनुमा जो संरचना होती है उसको बोलते हैं तंतु रूप समुच्चय या फिलीफोरम अपैरेटस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो फिलीफोरम अपैरेटस है, तंतु रूप समुच्चय या सहायक कोशिकाएं होती हैं, इनका फंक्शन क्या होता है भाई? एग सेल का फंक्शन क्या है? तो एग सेल तो आप जानते हैं, एग सेल तो निषेचन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज इनटू एम्ब्रियो, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंज होती है युग्मनज में। भाई जब नर युग्मक केंद्रक आएगा, एक नर युग्मक केंद्रक एग सेल से अटैच होगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट उसके बाद में किसमें डेवलपमेंट करेगा? एम्ब्रियो के अंदर। तो एग सेल का तो ये हो गया। सिनर्जिड्स जो होती है उनका काम क्या है? तो सिनर्जिड्स का काम होता है, देखो सिनर्जिड्स, अगर हम सिनर्जिड्स की देखें यहां, देखो ये देख लेते हैं, यहां से लिखना इसमें एग एपेरेटस वाले पार्ट को। सिनर्जिड्स वाला जो पार्ट होता है इसमें यहां लिख रहे हैं नंबर 1 एग एपेरेटस। जो सिनर्जिड्स वाली जो स्ट्रक्चर मानी गई है, ठीक है, ये जो 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं सिनर्जिड्स होती हैं। ठीक है, सिनर्जिड्स कितने होती हैं? 2 सेल होती हैं। सिनर्जिड्स कितनी होती हैं? 2 सेल्स होती हैं। ठीक है, इनके नीचे जो तंतुरूप समुच्चय माना गया है फिलीफोरम अपैरेटस। ठीक है, इनका काम क्या है? पहला काम देखो, इसका पहला काम तो इनका ये होता है कि ये पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती हैं, यानी इनके द्वारा कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ स्रावित किए जाते हैं जिनके द्वारा पोलन ट्यूब जो होती है वो अट्रैक्ट होती है। आपको पता है कि गुरु बीजाणु के अंदर या बीजांड के अंदर पोलन ट्यूब का जो एंट्री है वो सामान्य या यूं कहें अधिकांश पादपों के अंदर तो बीजांड द्वार से होती है परागनलिका की एंट्री, लेकिन कुछ पादपों में मतलब चेलेजोगेमी मानते हैं, चेलेजा वाले पार्ट से एंट्री हो जाती है, कुछ में अपन कहेंगे मीजोगेमी इंटेजुमेंट वाले पार्ट से एंट्री हो जाती है, अधिकांश में पोरोगेमी मानते हैं माइक्रोपाइल वाले पार्ट से हो जाती है एंट्री। लेकिन एम्ब्रियो सेक में एंट्री कहां से होगी? एम्ब्रियो सेक में तो एंट्री कहां से होती है? माइक्रोपाइल वाले एंड से ही होती है। ठीक है, तो जो फिलीफोरम अपैरेटस माना गया है सिनर्जिड्स के नीचे की तरफ, वो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ छोड़ता है जिससे परागनलिका या पोलन ट्यूब अट्रैक्ट होती है, इसमें एंट्री कर जाती है। ठीक है, तो सिनर्जिड्स का जो फिलीफोरम अपैरेटस है उसका मेन फंक्शन क्या है? पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें कि जो एग एपेरेटस वाला जो पार्ट होता है, ये पूरा जो पार्ट है ये आपस में, यानी एग एपेरेटस जो होता है, अंड उपकरण जो माना गया है एग एपेरेटस, ठीक है, ये आपस में जीवद्रव्य तंतुओं द्वारा जुड़ा होता है। जीवद्रव्य तंतुओं द्वारा जुड़ा होता है, तंतुओं द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, यानी आपस में ये प्रोटोप्लाज्मिक जो फाइब्रिल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनके द्वारा आपस में जो तीनों कोशिकाएं होती हैं ये अटैच होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो जो सिनर्जिड्स होती है उनका कुछ फंक्शन ये भी माना गया है कि सिनर्जिड्स जो होती है ये मतलब पोषक पदार्थों का, यानी जो सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, ये पोषक पदार्थों का अवशोषण भी करती हैं, पोषक पदार्थों का अवशोषण भी करती हैं कुछ हद तक। ठीक है,
अवशोषण भी करती हैं, यानी मेन फंक्शन तो पोलन ट्यूब का अट्रैक्ट करना होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि पोलन ट्यूब के साथ में अगर ये हम बात करें कि और क्या काम करती हैं, तो इनका काम होता है पोषक पदार्थों को अवशोषित करना। इसके अलावा देखो इसमें जो एग एपरेटस वाले पार्ट के बाद हम बात करें एंटीपोडल सेल्स क्या हैं, तो एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं इसकी नंबर 2 पॉइंट अगर देखें हम इसमें, तो एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं ये प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं बोलते हैं इनको। क्या बोला गया इनको? नंबर 2 को, नंबर 2 एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स या इन्हीं को बोला गया है प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। अगर इनकी बात करें तो ये कोशिकाएं सामान्यतः किस तरफ होती हैं? ये एम्ब्रियो सेक में चेलेजा वाले एंड की तरफ होती हैं, यानी किस एंड की तरफ होती है? ये चेलेजल एंड की ओर होती हैं, ठीक है। जैसे एग एपरेटस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ था, बीजाणु द्वार वाले सिरे की तरफ था, तो एंटीपोडल सेल्स कैसी होती है? कहाँ होती है? चेलेजल एंड की तरफ होती हैं। तीनों ही जो सेल होती हैं ये मतलब असमान आकार की होती हैं। यहाँ आपको डायग्राम में हो सकता है समान आकार दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये तीनों कोशिकाएं कैसी होती हैं? असमान कोशिकाएं होती हैं तीनों, ठीक है। और इन कोशिकाओं को भ्रूणकोश की कायिक कोशिकाएं माना जाता है। कौन सी कोशिकाएं माना जाता है? इनको कायिक कोशिकाएं माना जाता है। इनका जो फंक्शन है, इनका जो मेन फंक्शन है वो ये भी होता है कि ये न्यूक्लियस से पोषक पदार्थ अवशोषित करती हैं। क्या काम करती हैं? ये पोषक पदार्थ अवशोषित करती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो सेल्स होती हैं ये एंडोमाइटोसिस प्रोसेस होता है इनके अंदर। क्या होता है? एंडोमाइटोसिस प्रोसेस होता है। एंडोमाइटोसिस मतलब अंतःसूत्रण, यानी कोशिकाओं के अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे ये कोशिकाएं कैसे हो जाती हैं? बहुगुणित हो जाती हैं। कैसे जाती है? बहुगुणित हो जाती हैं, ठीक है। यानी एंटीपोडल सेल्स चेलेजल एंड की तरफ होती हैं, 3 होती है संख्या में, 3 ही कोशिकाएं हैं, 3 ही केंद्रक है, असमान आकार की मानते हैं, भ्रूणकोश की एकमात्र कायिक कोशिका मानते हैं इसको, है ना। साथ ही ये न्यूक्लियस एंड बीजाणुकाय वाले भाग से क्या करती है? पोषक पदार्थों का अवशोषण करती हैं। कायिक कोशिकाएं इसलिए मानते हैं इनको क्योंकि इनका ना तो एम्ब्रियो में कोई रोल होता है, ना एंडोस्पर्म में कोई रोल होता है, भ्रूणकोश या भ्रूण के अंदर कोई रोल नहीं होता। इनका जो मेन फंक्शन है वो न्यूक्लियस से पोषक पदार्थों को अवशोषित करना और मतलब एम्ब्रियो सेक की सेल्स को पोषक पदार्थ है वो उपलब्ध करवाना, ये काम होता है। ये सेल्स एंडोमाइटोसिस प्रोसेस द्वारा क्या हो जाती है? बहुगुणित हो जाती हैं। इसके अलावा देखो ये जो कोशिकाएं होती हैं कायिक कोशिकाएं मानते हैं, ठीक है। निषेचन के बाद सामान्यतः इन कोशिकाओं से हम बात करें तो ये नष्ट हो जाती है। निषेचन के बाद में ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? अभी नष्ट हो जाती हैं एंडोमाइटोसिस करने के बाद, ये होते हैं निषेचन के बाद में। नंबर 3 अगर हम बात करें इसमें, नंबर 3 अगर हम मेन इसकी जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो मानी गई है ध्रुवीय कोशिका। क्या मानी गई है? ध्रुवीय कोशिका मानी गई है, पोलर सेल, ध्रुवीय कोशिका, पोलर सेल, ठीक है। ये पोलर सेल देखो नंबर 1 हमने बात कर ली इसकी, नंबर 2 हमने बात कर ली इसकी, नंबर 3 हम बात कर ले इसकी। पोलर सेल, तो पोलर सेल जो होती है ये भ्रूणकोश की सबसे बड़ी कोशिका मानी गई है, ठीक है। भ्रूणकोश की सबसे बड़ी और मध्य में स्थित कोशिका मानी गई है, ठीक है। अब देखो एक कोशिका है भ्रूणकोश में, बड़े आकार की है, लेकिन ये कैसी होती है? ये द्विगुणित मानते हैं, यानी इसमें 2 केंद्रक होते हैं। ये कैसी होती है? ये होती है द्वितीय केंद्रक युक्त, 2 केंद्रक युक्त होती है, ठीक है, ठीक है। और निषेचन के बाद सामान्यतः ये मानते हैं कि ये द्वितीय केंद्रक में बदल जाती है,
द्वितीयक केंद्रक में बदल जाती है, बाद में केंद्रक में बदल जाती है ये, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक में बदल जाती है यानी द्विगुणित हो जाती है। या यूं कहें इसके न्यूक्लियस जो होते हैं, दोनों न्यूक्लियस, वो जब निषेचन प्रोसेस होता है, इसमें पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, तो एक नर युग्मक केंद्रक तो अंड कोशिका से जुड़ जाएगा, ठीक है, और जाइगोट बना लेगा, बाद में डेवलप होकर एम्ब्रियो बनेगा, और दूसरा जो मेल गैमिक न्यूक्लियस होता है वो इस द्वितीय केंद्रक से जुड़ करके त्रिगुणित संरचना बनाता है। क्या बनाता है? त्रिगुणित संरचना बनाता है, और उसको बोलते हैं सामान्यतः पीईएन। पीईएन यानी ध्रुवीय कोशिका ही बाद में द्वितीय केंद्र का निर्माण करेगी, और बाद में निषेचन के बाद में वो किसका निर्माण करती है? त्रिगुणित पीईएन या यूं कहें अपन की प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करती है। पीईएन क्या है? ये पूछा गया प्रश्न है। पीईएन का फुल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये ही बाद में किसे बदल जाता है? एंडोस्पर्म में बदल जाता है। किसे बदल जाता है? एंडोस्पर्म में, यानी ये बदल जाता है भ्रूणपोष में, ठीक है। प्राथमिक भ्रूणपोष बनेगा पहले तो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद, तो और उसके बाद ये किसमें बदल जाता है? भ्रूणपोष में या एंडोस्पर्म में बदल जाता है। अब हम इसके बाद बात करें कि इसका और क्या काम है, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर ध्रुवीय कोशिका की एक बड़ी विशेषता ये भी मानी गई है कि इस ध्रुवीय कोशिका में सामान्यतः है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ये बहुतायत से पाए जाते हैं। इस कोशिका में गोल्जी बॉडी जो होते हैं ये बहुतायत से पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी का डियर स्टूडेंट्स आपने कभी अगर स्टडी किया हो, ठीक है, तो इसमें आपने देखा हो कि गोल्जी काय जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? गोल्जी काय कोशिकांग है, और इस कोशिकांग का मेन फंक्शन क्या होता है? तो इस कोशिकांग का मेन फंक्शन माना गया है स्त्रावण का, सिक्रेशन का होता है मेन फंक्शन। तो गोल्जी काय जो होती है, ठीक है, इसका मतलब कोशिकांग है, स्त्रावण का काम होता है। और स्त्रावित क्या करेगा भाई? सेल्स के अंदर है, पोलर सेल्स के अंदर है गोल्जी बॉडी की संख्या ज्यादा। तो जो कोशिका, देखो हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, उन सब के अंदर गोल्जी बॉडी की अधिकता मानी गई है, क्योंकि जो ग्लैंड्स हैं वो किसी पदार्थ, विशेष पदार्थ का स्राव करेगी। पाचक एंजाइम का है, हार्मोन का है, लार का है, पसीने का है, ठीक है। किसी पदार्थ का जब स्रावित होता है, सिक्रेट होता है, तो उसमें उस सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी की मतलब नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम बात करें कि ध्रुवीय कोशिका का जो सबसे बड़ी कोशिका है मध्य में है, दो केंद्रक वाली है, बाद में निषेचन के समय ये द्वितीय केंद्रक बदलेगी, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद ये पीईएन में बदल जाता है। जब इसमें द्वितीय निषेचन हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन हम बात करेंगे क्या चीज है वो। पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनता है बाद में? एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बनता है। इस सेल के अंदर ये बात कर रहे हैं कि गोल्जी बॉडी ज्यादा होते हैं, और ये गोल्जी बॉडी ज्यादा क्या करेंगे? स्रावण का। तो देखो भ्रूणपोष इस नाम में ही शब्द है, ठीक है, यानी ये भ्रूण को पोषण देगा। यहां जो त्रिगुणित संरचना बनेगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन पीईएन, ठीक है, ये पीईएन यहां बनने वाले जाइगोट से एम्ब्रियो को क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट मटेरियल अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि ये भ्रूण को क्या करता है? एक तरह से पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें इसका और कोई जो काम है वो क्या है। देखो इसमें जो इसका मेन जो फंक्शन है, एक तो भाई ये हो गया, इसके अलावा इसमें देखो संग्रहित यानी स्टोरेज, ठीक है, स्टोर्ड फूड मटेरियल भी पाए जाते हैं, स्टोर्ड फूड मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और ये संग्रहित जो भोज्य पदार्थ है
ठीक है। इसका काम भी मेन यही रहता है कि सामान्यतः ये जो मतलब कोशिका होती है, ठीक है, या ये जो ध्रुवीय कोशिका है, ये मतलब भ्रूणकोश की जो सेल्स होती हैं उनको न्यूट्रिएंट मटेरियल अवेलेबल करवाना। तो देखो आज का अपना जो टॉपिक था वो था स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में हमने देखा कि इसकी प्रथम कोशिका क्या होती है। इस प्रथम कोशिका गुरु बीजाणु मानी गई है। और मादा युग्मकोद्भिद किसको कहें हम, तो एम्ब्रियो सैक भ्रूणकोश को कहें, ठीक है। एम्ब्रियो सैक कैसी स्ट्रक्चर है, तो हम बात कर रहे थे कि ये एक अंडाकार बहुकोशिक संरचना है, ठीक है। इसकी जो भित्ति है वो पैक्टिन सेलुलोज की बनी होती है। ऐसा इसमें मतलब 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक होते हैं, ठीक है। और वह भ्रूणकोश जिसमें 7 कोशिका 8 केंद्रक होते हैं वो पॉलीगोनल भ्रूणकोश माना गया है। हालांकि निषेचन के बाद इनमें 7 सेल और मतलब 7 सेल और 7 न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें कि जो नीचे वाला जो पार्ट है माइक्रोपाइल वाला एंड की तरफ, इसको एग एपैरेटस बोलेंगे। इसी में जो सिनर्जिड्स होती हैं उनमें फिलिकोन एपैरेटस होता है, ठीक है। जो चेलेजल एंड की तरफ होता है वो एंटीपोडल सेल्स हैं। मिड में जो होती है वो पोलर सेल है। और इनका जो काम क्या था, फंक्शन क्या था, वो हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसके अंदर हम जो डबल फर्टिलाइजेशन है, क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। साथ ही मतलब बीजांड के अंदर या गुरु बीजाणु के अंदर जो पोलन ट्यूब की एंट्री है वो किस किस प्रकार से होती है। और साथ ही हम बात करेंगे कि जो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, भ्रूणपोष जो बनता है वो कितने प्रकार के भ्रूणपोष होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा साथ ही हम डाइकोट्स के अंदर जो मतलब द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का जो परिवर्धन है वो कैसे होता है, इन सबको भी डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। और साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं बीच बीच में, जैसे मान लो यही क्वेश्चन निकल गए बहुत सारे। इस मतलब इसकी भित्ति किसकी बनी होती है, पॉलीगोनल भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूणकोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं, कितने केंद्र होते हैं, तो ये साथ में क्वेश्चंस भी चल रहे हैं। तो 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं इन फ्यूचर भी उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासेस, और हम कहें कि प्रेजेंट टाइम के लिए भी उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लासेज है अपनी। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहें और रोजाना या डेली यू कहें अपनी जो क्लासेज हैं उनको व्यू करें, देखें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और साथ ही हमें और बताएं कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें। थैंक्स।